बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने आ चुके हैं। एक तसादुम की सी सूरत हाल पैदा हो चुकी है और रवां हफ्ता पाकिस्तान के ये जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इसके लिए इंतहाई अहमियत अख्तियार कर गया है। अब देखना यह है कि इस हफ्ते में कौन किसको जेर करता है और कौन अपनी बालादस्ती मनवाता है। तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पंजाब के इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए की फराहमी की जो मोहलत दी गई थी तीसरी, वो भी ख़त्म हो चुकी और मुज़ाकरात के ज़रिए 1 तारीख पर इत्तफाक के हवाले से जो मुज़ाकरात का अमल शुरू करने की बात की गई थी वो भी मोहलत ख़त्म हो चुकी है। तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में एक जो बहस था वो एक ख़तरनाक रुख अख्तियार कर गया और मामला जो है वो तौहीन पार्लियामेंट तक जा पहुंचा और स्पीकर की तरफ से चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को खत भी लिखा गया। पार्लियामेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को एक ताना भी दिया गया कि आप 15 लोग हैं और आप 15 लोगों में इत्तेफाक नहीं है तो आप पूरे मुल्क में इत्तेफाक की और इन चीज़ों की बात कैसे कर सकते हैं, और आप पार्लियामान की जो करोड़ों लोगों के वोटों से मुंतखब होकर आई है उनकी अब तौहीन कैसे कर सकते हैं। बहरहाल पार्लियामेंट में ये भी जो है वो बहस सामने आई कि जो है वो ये जो 3 जजेस हैं यानी चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसान और जस्टिस मुनीब अख्तर, इनको तौहीन पार्लियामेंट में या तो प्रिविलेज कमेटी में तलब किया जाए या तो पार्लियामेंट में तलब किया जाए, या तो पार्लियामेंट को प्रिविलेज कमेटी में जो है वो चेंज किया जाए और उसके बाद इन जजेस को यहाँ पर बुलाया जाए। लेकिन बहरहाल जो है वो उसके हवाले से क्या हुआ ये तो तय नहीं हो पाया। ताहम अपना स्पीकर कौमी असम्बली ने इसको अपना सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को 5 सफ़ात पर मुश्तमिल एक ख़त अरसाल कर दिया है। अब उस ख़त के हवाले से आप मुसलसल जो है वो सुन रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। ताहम इस वक्त जो मामला है वो है कि पैसे कौन देगा, लेकिन यहाँ पर जो है वो फेडरल कंसोलिडेटेड जो फंड्स होते हैं उनमें से पैसे देने का अख्तियार पार्लियामेंट के पास है। अब इस वक्त एक तरफ तो जो पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो तो उनको सुन के ऐसे लगता है कि जैसे फैसला उन्होंने लिखवाना है या फैसला इमरान खान ने लिखवाना है कि आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या करना है और फैसला क्या देना है। और ऐसा महसूस होता है जैसे 3 रुकनी बेंच जो लाहौरी ग्रुप है, यानी ज़ाहिर है कि जो 3 रुकनी बेंच है ये भी लाहौरी ग्रुप का ही हिस्सा है, तो लाहौरी ग्रुप की डिक्टेशन पर चल रहा है और लाहौरी ग्रुप जो है वो वक्त से पहले मुबारकबाद दे रहा है। और हैरत की बात यह है कि पीपल्स पार्टी का जो परवेज इलाही है यानी लतीफ़ खोसा और दूसरा जो पीपल्स पार्टी का परवेज इलाही है एतजाज एहसन, उनकी भी जो टून चेंज हो गई है। तो बहरहाल नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह बात की गई तौहीन पार्लियामेंट के हवाले से, तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, उन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि आया जो सुप्रीम पार्लियामेंट की ये ख्वाहिश है ये पूरी हो सकती है या नहीं हो सकती, या फिर क्या हो सकता है। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आर्टिकल 68 के तहत जजेस को नहीं बुलाया जा सकता। यानी ये पूरा आइन मेरे सामने पड़ा है, ये आइन को मैं जो है वो मैं देखता रहा रात, इसमें कहीं पर भी जो है वो तौहीन पार्लियामेंट का कोई तस्वुर नहीं है। यानी जजेस को किसी प्रिविलेज कमेटी के सामने तलब नहीं किया जा सकता, ना ही पार्लियामेंट में तलब किया जा सकता है, क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क में इम्पीचमेंट के हवाले से कोई कानून मौजूद नहीं है। अगर पार्लियामेंट को 2/3 अक्सरियत हासिल होती तो शायद मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, शायद जो है वो ये सदर का भी इम्पीचमेंट हो सकती और जो है वो जजेस की भी या चीफ जस्टिस की भी इम्पीचमेंट की जा सकती थी।
नाजरीन, यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि जो आइन का आर्टिकल 68 में लिखा हुआ है कि द नो डिस्कशन शैल टेक अ प्लेस इन पार्लियामेंट while respect to conduct of any judge of the Supreme Court or High Court in the discharge of his duties. यानी क्लियर कट कहा गया है कि आप ये नहीं कर सकते। और इसी तरह अगर हम आइन का आर्टिकल 66 देखें और उसके सब सेक्शन 2 को देखें तो यहाँ पर फिर एक चीज सामने आती है, वो है इसमें कहा गया है आइन के आर्टिकल 66 सब सेक्शन 2 में कि इन अदर रेस्पेक्ट द पावर्स immunities and privilege of parliament and the immunities and the privilege of the members of parliament shall be such as may from time to time be defined मतलब ये लंबा चौड़ा है। मतलब यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर जो चीज़ है वो ये है कि जो है वो प्रिविलेज यानी इस्तेहकाक, अगर पार्लियामेंट का कोई इस्तेहकाक मजरूह करता है या किसी रुकन का कोई इस्तेहकाक मजरूह करता है तो उसके तहत जो है वो प्रिविलेज मोशन मूव हो सकता है और प्रिविलेज मोशन मूव होने के बाद वो प्रिविलेज कमेटी को भेजा जा सकता है। लेकिन इस पूरे इसमें ये कहीं पर भी नहीं है कि जो अपना जो जजेस हैं वो भी प्रिविलेज कमेटी में आ सकते हैं, जो इस्तेहकाक कमेटी जो इसका जायजा लेगी। नाज़रीन, आइन के आर्टिकल 8 के सब सेक्शन 1 को अगर हम पढ़ें तो फिर यहाँ पर अदलिया को ये अख्तियार दिया गया है कि यानी ये जो चैप्टर है ये फंडामेंटल राइट्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी यानी ये चैप्टर 2 है। तो अगर हम इसमें देखें तो फिर ये अदालत को अख्तियार दिया गया है कि कोई भी ऐसा कानून जो इंसानी हकूक की वायलेशन से मुतालिक हो या इंसानी हकूक को जो है वो मुतासिर कर सके या फिर जो है वो उसमें आइन के आर्टिकल 10 और 14 के तहत यानी ये अलग चीज है। तो यानी जो अगर मुतसादिम हो तो सुप्रीम कोर्ट उसको कलअदम करार दे सकती है, लेकिन उससे पहले उनको सबको सुनना होगा और सबको सुनने के बाद ही जो है वो कोई फैसला करना होगा। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन एक और आर्टिकल है, आर्टिकल मेरे ख्याल में 190 है, हाँ एक आर्टिकल 190। यहाँ पर अगर हम आते हैं तो सिचुएशन और ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। यहाँ पर कहा गया कि ऑल एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटीज all executive and judicial authorities throughout Pakistan shall act in aid of the Supreme Court। ठीक है जी, यानी जितनी भी अथॉरिटीज या जितने भी एग्जीक्यूटिव या ऑल एग्जीक्यूटिव यानी वो बाउंड है, बाइंडिंग है कि वो सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को जो है वो उनको तस्लीम किया जाए। तो ऐसी सिचुएशन में जहां इतने सारे तजादात मौजूद हों तो वहां पर आर्टिकल 68 भी है और वहीं पर आर्टिकल 190 में आपको मैंने भी बताया, आर्टिकल 8 का भी मैंने आपको बता दिया। इसी तरह आर्टिकल 10 अगर हम सुप्रीम कोर्ट को देखें या सुप्रीम कोर्ट का कंडक्ट देखें तो उसमें आर्टिकल 10 की जो पहली हेयरिंग हुई थी जिसमें ये फैसला सुनाया गया था उसमें आर्टिकल 10A और आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच मुतनाज़े बेंच की तरफ से जो है वो उसकी खिलाफ वर्जी की गई थी, यानी ये फेयर ट्रायल नहीं हुआ था। फेयर ट्रायल ना होने का मतलब उस वक्त भी पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद थी, पॉलिटिकल पार्टीज ईवान में थी और पॉलिटिकल अपना कोर्ट रूम में थी और पॉलिटिकल पार्टीज 5 रोज तक यानी जो है वो मुस्लिम लीग नून के इंतहाई सीनियर तरीन वकील मेरे ख्याल में नाम मेरे जहन पे नहीं आ रहा, वो 5 दिन तक कोर्ट में बैठे रहे, कोर्ट ने उनको नहीं सुना। इसी तरह जो है वो जो फरीक थे किसी को सुने बगैर जो है वो ऑर्डर जारी कर दिया गया, मुतनाज़े ऑर्डर, जबकि पहले 4-3 का ऑर्डर मौजूद है। 7 रुकनी बेंच था,
9 रुकनी बेंच था, 2 जजेस रजाकाराना चले गए क्योंकि वो अपना सेंस दे चुके थे और सेंस देने के बाद जो है वो खुद को बेंच से अलग हो गए थे। तो जब वो खुद बेंच से अलग हो गए थे और उसके बाद फिर बाकी बचे 7, तो 7 में से 4 जजेस ने जो है वो इसके खिलाफ फैसला दिया था। यानी उन्होंने बहुत सारे सवालात उठाए थे। वो सवालात ऐसे थे कि आर्टिकल 184(3) के तहत ये केस इस तरह नहीं उठाया जा सकता। यानी एक जो है वो सर्विस मैटर को आप इलेक्शन मैटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 184(3) की हुदूद क़य्यूद मुकर्रर है, लेकिन उन 4 जजेस की राय को जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंक कर एक मनमाना और एक हमख्याल बेंच बना दिया गया। नाज़रीन, तनाज़ात खुद सुप्रीम कोर्ट ने पैदा किए हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो तनाज़ात पैदा किए हैं वो अपने आप में हैरान कुन है, जिसने खुद सुप्रीम कोर्ट के अपने वजूद को हिला के रख दिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट में टोटल 15 जजेस हैं। हैरत की बात है, 15 जजेस सिर्फ, उसमें अगर आप देखें तो 7 एक तरफ खड़े हैं, 8 एक तरफ खड़े हैं। जिस तरह मैंने कहा ना कि जो 8 जजेस हैं लाहौरी ग्रुप से उनका ताल्लुक है, और ये लाहौरी ग्रुप के में वो 2 जजेस भी शामिल हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनली, इलीगली, गैर कानूनी तौर पर जबरन जो सिफारिश के बुनियाद पे साबित हो चुका, वो अदालत में जो है वो एलिवेट किए गए, लेकिन फिर भी उनको शर्म नहीं आ रही, फिर भी उनके अंदर में ज़मीर और गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं है कि हमारी अपॉइंटमेंट या हमारा एलिवेशन गलत हुआ है, हम गलत आए हैं। चलो बात छुपी हुई थी तो एक अलग बात थी। अब हर कोई जानता है कि आप जो जज हैं, आप जज किस तरह के हैं। तो जब आप जानते हैं कि आपकी हैसियत क्या है, तो फिर आप किस ज़मीर के साथ बैठकर आप फैसला करते हैं या केस सुनते हैं। और बाकी जो जजेस हैं उनमें से ज़्यादातर पर करप्शन के इल्ज़ामात साबित हो चुके हैं। वीडियोस, ऑडियोज की भरमार है। चीफ जस्टिस के अपने घर की जब ऑडियो आई तो उसके बाद क्या बचता है। मैं तो ये समझ रहा था कि आज जब केस की समाअत शुरू होगी 1 घंटे के बाद, तो मेरे ख्याल में जो है वो चीफ जस्टिस ओपन कोर्ट में ये नहीं सुनेंगे, ये चैम्बर में सुनेंगे। चैम्बर में इसलिए सुनेंगे कि जाहिर है कि कभी कभी इंसान को थोड़ा सा फेस सेविंग चाहिए होती है। तो मेरा ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट फेस सेविंग तलाश करे। जिस तरह जो है वो 2 पिटीशंस दाखिल हो चुकी हैं। एक ये कि जी जो है वो अगर मामला हल नहीं हो पा रहे हैं तो फिर दोनों पार्लिमान यानी पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को बहाल कर दिया जाए, क्योंकि उनकी जो डिसोल्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनली गलत हुई है। तो बहरहाल जो है वो नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे बात की आर्टिकल 68 की, तो ये सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि भाई ये सेपरेशन ऑफ पावर है, ये आपकी हुदूद है, ये हमारी हुदूद है। आप हमारी हुदूद में उंगली ना करें, हम आपकी हुदूद में पाँव नहीं रखेंगे। आप इधर ना देखिए, हम उधर नहीं देखेंगे। तो बहरहाल इसके बावजूद जो है वो जज साहबान ने इधर उधर देखने का जो उनकी रविश थी उसको ख़त्म नहीं किया। तो कहने की बात जो है वो नाज़रीन ये है कि इस वक्त एक बदतरीन तसादुम की तरफ बढ़ चुके हैं। अगर आज सुप्रीम कोर्ट ने दानिशमंदी का मुजाहरा ना किया और अगर आज अदालत ने जो है वो कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई नोटिस जारी कर दिया या ऐसी कोई चीज़ की, या फिर मतलब डेट को आगे बढ़ाकर जो है वो मामलात को मतलब किसी और तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश न की गई और वज़ीर आज़म के खिलाफ जो है वो कंटेम्प्ट का नोटिस जारी किया गया, तो मेरे ख्याल में फिर हालात बद से बदतर हो सकते हैं। मुल्क पहले ही मुश्किलात और मसाइल का शिकार है और मुआशी मसाइल हमारे सर पे हैं, आइनी बहरान हमारे सर पे है, सियासी बहरान हमारे सर पे है। हम दुनिया में मतलब यार शर्म नहीं आती जुडिशरी को, कुछ तो शर्म आनी चाहिए। 48वें नंबर पे आप बैठे हो, यानी आपका जो जुडिशल सिस्टम है वो इतना करप्ट, इतना गिरा हुआ है कि आप 48वें नंबर पे आ गए हो। मतलब आप खुद आपको सोचना चाहिए कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, आपकी दुनिया में इज्जत क्या है, आपका दुनिया में मकाम और वकार क्या है।
کہ دنیا آپ کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے۔ تو بہرحال جو ہے وہ تھوڑی ہی دیر کے بعد معاملات سامنے آئیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ سپریم اپنا اسپیکر کے خط کے جواب میں عدالت کیا کہتی ہے۔ ویسے عدلیہ کو خط نہیں لکھے جاتے، عدلیہ کو جو ہے وہ پٹیشنز بھیجی جاتی ہیں، درخواستیں بھیجی جاتی ہیں، خط نہیں بھیجے جاتے، ایڈوائس نہیں بھیجی جاتی کسی چلتے ہوئے کیس میں، چاہے وہ متنازع بینچ ہو یا متنازع کیس ہو۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ کرٹسی میں سپریم کورٹ اس خط کو کیسے دیکھتی ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ پارلیمان کیا جو ہے وہ توہین پارلیمان میں کے معاملے پر ججز کو پارلیمان میں بلا سکتی ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آئین کا آرٹیکل 68 جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ کلیئر ہے، اور ان کو نہیں بلایا جا سکتا، اور جبکہ جو میں نے کہا کہ آرٹیکل 190 اس کے مطابق تمام ایگزیکٹو اور اتھارٹیز کو سپریم کورٹ کا آرڈر ماننا ہے، اور جو ہے وہ آرٹیکل 8 کے مطابق جو پارلیمان اگر کوئی متنازع یا کوئی آئین سے متصادم قانون یا بل یا ایسی کوئی قانون سازی کرے یا وہ قانون بنے تو پھر اس کو روک سکتی ہے، اس کو کالعدم قرار دے سکتی ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔